Hey everyone, welcome back to my channel Nursing is Honesty. So today we are going to discuss about the CPR, कार्डियोपल्मरी रिससिटेशन। तो जिसको भी कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलर हो गया है या फिर कार्डियक अरेस्ट हो गया है, उन्हें हमें रिससिटेट करना है। उन पेशेंट्स को हम रिवाइव करते हैं एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलर के पेशेंट्स में हम कार्डियोपल्मरी रिससिटेशन देते हैं। ठीक है, पेशेंट्स की ब्रीदिंग को रिवाइव करने के लिए। इसे हम बोलते हैं CPR इज ऑल्सो नोन एज बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLS। बेसिक लाइफ सपोर्ट देने की नीड क्यों है? ठीक है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलर कौन कौन सी कंडीशंस में हो सकता है? देखिए, वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस है जो कॉमन है, जैसे कि कुछ ड्रग्स की ओवरडोज हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ ड्रग्स का रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक। एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक के केस में भी आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पल्मरी एम्बोलिज्म, इलेक्ट्रिक शॉक, हाइपोथर्मिया। ये नोट डाउन करते जाइएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI के केस में भी आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलर देखने को मिलेगा। एंड हो सकता है कि पेशेंट की कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स आपको एब्सेंट मिले, तो दैट्स वाई आपको CPR देना पड़ेगा, कार्डियोपल्मरी रिससिटेशन, पेशेंट को रिवाइव कराना पड़ेगा। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में भी ऐसा हो सकता है। एंड ड्राउनिंग के केस में क्या होता है? एस्फिक्सिया हो जाता है। ड्राउनिंग के केस में एस्फिक्सिया हो जाता है। एंड अगर कोई भी हैमरेज हो रही है पेशेंट को, ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग के केस में भी ऐसा हो सकता है कि पेशेंट शॉक में जा सकता है ब्लीडिंग के बाद। ठीक है, और सेरेब्रल ट्रोमा। तो ये कुछ कॉमन रीजंस थे जिसकी वजह से कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलर हो सकता है। पेशेंट की जो ब्रीदिंग लेना पेशेंट बंद कर देगा, पेशेंट को एपनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपनिया हो जाएगा। एपनिया का मतलब जो चेस्ट मूवमेंट है वो भी हमें एब्सेंट देखने को मिलेगी। हमारा जो डायफ्राम है, ठीक है, जब हम उसकी मूवमेंट होती है, जब हम रेस्पिरेट करते हैं, तो वो हमें एब्सेंट देखने को मिलेगी, तो जिसे हम बोलते हैं एपनिया। और इसमें क्या हो जाता है? कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या हमें देखने को मिलता है जब हमें ऐसा लगता है कि CPR देने की नीड है पेशेंट को? तो एक तो हमें एपनिया चेक करना है, साथ साथ हमें कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स एब्सेंट मिलने वाली है। कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स क्या मिलेगी? हमें एब्सेंट मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है प्यूपिल, हमें डायलेटेड मिलेंगे। जो आईज में प्यूपिल होता है वो हमें डायलेट मिलेगा, डायलेटेड प्यूपिल, बिकॉज सेरेब्रल हाइपोक्सिया यहाँ पर हो गया। जो ब्रेन के टिश्यूज थे उनको इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, दैट्स वाई हमें डायलेटेड प्यूपिल देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उनमें इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही। सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो गया यहाँ पर। क्या हो गया? सेरेब्रल हाइपोक्सिया। ओके, इसकी इंडिकेशन क्या क्या है देख लीजिए। कब कब हमें CPR देनी है? कार्डियक अरेस्ट और एब्सेंस ऑफ पल्स एंड रेस्पिरेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि चेस्ट में मूवमेंट यहाँ पर एब्सेंट रहने वाला है, पल्स हमें फील नहीं होगी। ठीक है, पल्स पेशेंट की फॉल कर जाएगी। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ BLS का सीक्वेंस रहता है कैब। सबसे पहले कंप्रेशन देनी है, फिर एयरवे को पेटेंट करना है, देन ब्रीदिंग। ठीक है, सबसे पहले कंप्रेशन, देन एयरवे को पेटेंट करना है, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं हम। CPR स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है? रिकॉग्नाइज द कार्डियक अरेस्ट बाय केयरफुल असेसमेंट ऑफ अनकॉन्शियस अलॉन्ग विद द एब्सेंस ऑफ पल्स फॉर मैक्सिमम ऑफ 10 सेकेंड्स बिफोर BLS स्टार्टेड। तो जब हम बेसिक लाइफ सपोर्ट को स्टार्ट कर रहे हैं उससे 10 सेकेंड पहले तक हमें केयरफुली ऑब्जर्वेशन करनी है, पेशेंट की असेसमेंट करनी है। ठीक है, कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, साथ ही साथ हमें एब्सेंस ऑफ पल्स अगर नज़र आता है कि पेशेंट की पल्स जो है वो एब्सेंट है, तभी हमें BLS स्टार्ट करना है, बेसिक लाइफ सपोर्ट को स्टार्ट करना है। इफ़ द क्लाइंट इज़ नॉट ब्रीदिंग, अगर क्लाइंट की ब्रीदिंग भी एब्सेंट है और ओनली वो गैस्पिंग कर रहा है, ठीक है, उसको प्रॉपरली वेंटिलेशन नहीं मिल रही, पेशेंट को वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है बट ओनली गैस्पिंग कर रहा है, देन हमें क्या करना है? एमरजेंसी रिस्पॉन्स को एक्टिव करना है और ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का यहाँ पर हमें यूज़ करना है। फर्दर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के बारे में। ठीक है,
सो ये मोनोफेजिक भी हो सकता है, बायफेजिक भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी की जो भी हमें अवेलेबल मिल जाता है वही हमें यूज कर लेना है, मोनोफेजिक हो या फिर बायफेजिक हो। सो द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टार्ट CPR इन 3 to 4 minutes ऑफ कार्डियक अरेस्ट टू अवॉइड परमानेंट ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज ना हो बिकॉज सेरेब्रल हाइपोक्सिया यहाँ पर अपीयर हो गया है, तो हमें CPR 3 से 4 मिनट में स्टार्ट कर देनी है। पेशेंट शुड बी प्लेस्ड सुपाइन ऑन द फर्म फ्लैट सर्फेस। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करानी है, फ्लैट फर्म सर्फेस प्रोवाइड कराना है, एंड केयर टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट हिज सर्वाइकल स्पाइन। अगर सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो गई है तो हमें पेशेंट को पोजीशन देनी है, ठीक है। इफ ट्रोमैटिक इंजरी ऑफ द स्पाइन इज सस्पेक्टेड, अगर हमें लगता है कि सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो गई है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करानी है। सो सबसे पहले हम कंप्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज इसका सीक्वेंस था BLS का कैब, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग, ठीक है। चेक द पल्स फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड्स के लिए पहले हमें चेक करना है कि पल्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है। अगर एब्सेंट मिलती है देन हमें कंप्रेशन स्टार्ट करना है। इफ द पल्स फाउंड एब्सेंट, अगर पल्स हमें एब्सेंट मिलती है, स्टार्ट टू डिलीवर 30 चेस्ट कंप्रेशंस। चेस्ट कंप्रेशंस हमें देने हैं 30, ओके। कंप्रेशन की डेप्थ देखते हैं। अडल्ट के अंदर 2 इंचेस मतलब 5 सेंटीमीटर, चाइल्ड में भी 2 इंचेस एंड इन्फेंट के अंदर 1.5 इंचेस की डेप्थ होगी, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है। कंप्रेशन का रेट रहेगा 100 to 120 पर मिनट। 1 मिनट में हमें 100 से 120 कंप्रेशंस देनी है। ब्रीदिंग रेट रहेगा 10 ब्रीथ्स पर मिनट। माउथ टू माउथ जब हम वेंटिलेशन देते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं पेशेंट को, तो वो हमें कितनी देनी है, 10 ब्रीथ्स पर मिनट। 1 मिनट में 10 ब्रीदिंग देनी है एंड 1 ब्रीथ एवरी 6 to 8 सेकेंड। हर 6 से 8 सेकेंड में हमें 1 ब्रीथ देनी है और 10 ब्रीथ्स पर मिनट देनी है। सो अभी हमने देखा कि डेप्थ हमें कितनी देनी है, 2 इंचेस तक हम चेस्ट को कंप्रेस कर सकते हैं। 2 इंचेस तक हम इस तरीके से इंटरलॉक करके फिंगर्स को चेस्ट को डेप्थ मतलब कि कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इतने सेंटीमीटर तक हम चेस्ट को कंप्रेस कर सकते हैं, बट हमें प्रेशर कितना अप्लाई करना है, 11 kg का प्रेशर हम अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि 12 LB का प्रेशर हम चेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो हम देखेंगे अडल्ट में और इन्फेंट में और चिल्ड्रन में कितना रहता है। सो 30:2, 30:2 अडल्ट में रहता है, मतलब 30 कंप्रेशंस एंड वेंटिलेशन का रेट। वेंटिलेशन कितनी देंगे, 2 वेंटिलेशन देनी है और 30 चेस्ट कंप्रेशंस होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अडल्ट के अंदर 30:2 है एंड और चिल्ड्रन के अंदर देख लो, इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर अगर 1 रेस्क्यूअर है, रेस्क्यूअर अगर 1 है मतलब बचाने वाला जो बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो रेस्क्यूअर अगर 1 है तो चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो रहेगा 30:2, और अगर रेस्क्यूअर 2 है तो रेशियो रहेगा 15:2, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन्फेंट, ओके, एक और चीज़ है कि एल्बो जो है रेस्क्यूअर की वो एकदम लॉक्ड और स्ट्रेट रहनी चाहिए। जब वो चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है तो एल्बो कैसी रहनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट एंड लॉक्ड रहनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट है इन्फेंट के अंदर हमें 2 फिंगर्स का यूज़ करना है एंड 1 रेस्क्यूअर हो तब हमें 2 फिंगर्स का यूज़ करना है कंप्रेशन देने के लिए, ठीक है। पूरे हैंड्स के जो हमारे पाम होते हैं उनका यूज़ नहीं करना है, बिकॉज एडल्ट के अंदर तो हम बोथ हैंड्स के पाम का यूज़ करते हैं, ये पाम वाला जो एरिया इसका यूज़ करते हैं, बट इन्फेंट के अंदर हम पाम का यूज़ ना करके ओनली 2 फिंगर्स का यूज़ करने वाले हैं जब 1 रेस्क्यूअर हो। और जब 2 रेस्क्यूअर हो तो हम 2 थंब का यूज़ करेंगे। जब 2 रेस्क्यूअर हो, 2 बचाने वाले हों तो हम 2 थंब का यूज़ करेंगे। नेवर स्टॉप CPR फॉर मोर देन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड से ज़्यादा CPR को हमें स्टॉप नहीं करना है। जब तक पेशेंट हमें नहीं रिवाइव होता दिख रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट हम पेशेंट को रिवाइव कर पा रहे हैं, तो हमें 5 सेकेंड से ज़्यादा CPR को स्टॉप नहीं करना है, ओके। सो लैंडमार्क क्या रहेगा, लैंडमार्क का मतलब हमें कंप्रेशन कहाँ देनी है, ठीक है, कौन से एरिया में हमें कंप्रेशन देनी है। तो लैंडमार्क रहेगा बिटवीन बोथ चेस्ट, ठीक है, बिटवीन द चेस्ट, बिटवीन बोथ निपल्स हमें अडल्ट में यूज़ करना है एंड बिलो द निपल लाइन हमें इन्फेंट में यूज़ करना है। इन्फेंट में यूज़ करना है बिलो द निपल लाइन, निपल लाइन से नीचे हमें कंप्रेशन देनी है, हमें बिलो द निपल लाइन कंप्रेशन देनी है। अडल्ट और चिल्ड्रन में हमें बिटवीन दी अडल्ट में हमें बिटवीन बोथ निपल्स हमें कंप्रेशन देनी है। अब ये है कि हम जब एसेस करेंगे, जब पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, तो अडल्ट के अंदर हमें कैरोटिड पल्स देखनी है, कैरोटिड पल्स को हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और चिल्ड्रन के अंदर हमें फीमोरल पल्स को नोट करना है। चिल्ड्रन के अंदर
चाइल्ड में हम नोट करेंगे फीमोरल पल्स, इन्फेंट के अंदर हम फीमोरल ना करके कौन सी पल्स देखेंगे, ब्रेकियल पल्स, बिकॉज चाइल्ड की जो नेक है वो फैटी होती है, दैट्स वाई हम ब्रेकियल पल्स देखते हैं, और अडल्ट के अंदर हम कैरोटिड पल्स देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं एयरवे। अब हमने कंप्रेशन दे दी है, नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी एयरवे को पेटेंट करना है, हमें एयरवे को क्लियर करना है। फर्स्ट क्लियर द वोमिटस, फॉरेन पार्टिकल्स एंड सिक्रीशंस फ्रॉम द माउथ। तो माउथ के अंदर से जितनी भी सिक्रीशंस आ रही है, कोई फॉरेन पार्टिकल है या फिर वॉमिटस है, तो वो हमें सबसे पहले क्लियर करना है, क्लीन करना है। यूज जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर। तो यहाँ मैं आपको इमेज शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर किस तरीके से दिया जाता है एंड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। कीप नेक एंड हेड हाइपर एक्सटेंडेड, नेक को हाइपर एक्सटेंडेड रखना है ताकि हम जब भी पेशेंट को ब्रीदिंग दे तो वो इफेक्टिव रहे, ठीक है। क्लियर द एयरवे विद हिमलिच मैन्यूवर, ठीक है। तो हिमलिच को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर बोलते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर। सो इसकी मैं इमेज शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ब्रीदिंग। अब हमें ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है, एयरवे पेटेंट करने के बाद हमें ब्रीदिंग साउंड्स चेक करनी है पेशेंट की। वंस द एयरवे इज क्लियर्ड फाउंड एब्सेंस ऑफ ब्रीथ स्टार्ट टू गिव टू कॉन्टिन्यूस ब्रीदिंग, ठीक है। हमने एयरवे को भी क्लियर कर दिया, कंप्रेशन भी दे दी, बट फिर भी क्या हो रहा है, पेशेंट की ब्रीथ साउंड अभी एब्सेंट है, तो हमें क्या करना है, 2 कॉन्टिन्यूस ब्रीदिंग देनी है, 2 ब्रीदिंग देनी है। एंड 10 से 12 ब्रीदिंग हम दे सकते हैं माउथ टू माउथ या फिर माउथ से नोज भी दे सकते हैं हम। तो ये 10 से 12 ब्रीदिंग देंगे हम 1 मिनट के अंदर, ठीक है। प्रोवाइड वेंटिलेशन बाय माउथ टू माउथ और बाय माउथ टू नोज, माउथ से माउथ दे सकते हैं और माउथ से नोज में भी दे सकते हैं। और जब हम एयर ब्लो करेंगे माउथ टू माउथ तो हमें नोस्ट्रिल को पिंच करना है, इस तरीके से हमें नोस्ट्रिल को पिंच करके रखना है जब हम एयर ब्लो करते हैं। गिव 10 to 12 वेंटिलेशन पर मिनट एंड 1 ब्रीथ इन एवरी 6 to 8 सेकेंड इन इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर हमें हर 6 से 8 सेकेंड में एक ब्रीथ प्रोवाइड करनी है, एक हम माउथ टू माउथ ब्रीथ हमें प्रोवाइड करनी है। तो अब हम देख रहे हैं डिफिब्रिलेटर। जब हमने प्रॉपरली पेशेंट को CPR दे दी, ठीक है, कैब जो BLS का सीक्वेंस था, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग, ठीक है, अब भी जो है पेशेंट रिवाइव नहीं हुआ, देन लास्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है डिफिब्रिलेटर का। पेशेंट को हम डिफिब्रिलेट कराते हैं, ठीक है, डीपोलराइजेशन कराते हैं मायोकार्डियम का, ठीक है। मायोकार्डियम हार्ट की लेयर होती है, मसल लेयर, सो ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, इसको हम AED बोलते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट डिलीवर्स एन इलेक्ट्रिक शॉक that completely depolarize the myocardium and produces asystole। अब देखो क्या होता है, हार्ट हमारा ना तो कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है ना ही रिलैक्स कर पा रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हार्ट में नहीं हो रही है। सो होता क्या है, वैसे हार्ट के अंदर मायोकार्डियम के 2 इसमें चार्जेस होते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल। अब आपने कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट स्टडी किया होगा, जिसमें आपने SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पर्किंजे फाइबर स्टडी की होंगी, जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट कराने का काम करती है। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि डिफिब्रिलेटर की हेल्प से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होगी हार्ट के अंदर, तो हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाए, दैट्स वाई हम डिफिब्रिलेटर पेशेंट को अप्लाई करेंगे। और ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के 2 पैडल्स होते हैं, आपने बहुत से मूवीज़ में या फिर सीरियल्स में देखा होगा कि इस तरीके से 2 पैडल्स पेशेंट की चेस्ट पे प्लेस किए जाते हैं। सो 2 पैडल्स होते हैं, एक वाइट पैडल होता है और एक रेड पैडल होता है। तो वाइट पैडल हम राइट साइड अप्लाई करते हैं और रेड पैडल हम लेफ्ट साइड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो राइट साइड अप्लाई करेंगे वाइट पैडल, वो कहाँ करना है, बिलो द राइट क्लेविकल बोन, बिलो द राइट क्लेविकल बोन के नीचे, हमें इस साइड राइट क्लेविकल बोन है, इसके नीचे हमें वाइट पैडल अप्लाई करना है। क्लेविकल बोन को हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। रेड पैडल को हमें लेफ्ट साइड अप्लाई करना है एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट एट द लेफ्ट साइड जहाँ हार्ट का एपेक्स है। तो देखिए वैसे जो एपेक्स है हार्ट का वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है, और बेस ऊपर की तरफ होता है हार्ट का। तो एपेक्स पे हमें लेफ्ट साइड, और हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में ही होता है, तो एपेक्स पे हमें रेड पैडल अप्लाई करना है। अब ये बाइफेजिक भी हो सकता है और मोनोफेजिक भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये बाइफेजिक डिफिब्रिलेटर है तो हमें 120 to 200 जूल
की एनर्जी का शॉक प्रोवाइड कराना है, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। अगर ये मोनोफेजिक है तो हमें 360 जूल का इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड कराना है। सो देखिए अगर ये बायफेजिक है तो हमें 120 टू 200 जूल का इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड कराना है। इसी तरीके से अगर मोनोफेजिक है तो 360 जूल का इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड कराना है। सो अब एक बार जब हमने एक काउंटर शॉक प्रोवाइड कर दिया, एक काउंटर शॉक हमने दे दिया है, उसके बाद हमें 2 मिनट्स तक वेट करना है, ठीक है। चेस्ट मूवमेंट देखनी है, पेशेंट का ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी पैटर्न देखना है। यूजुअली 3 शॉक्स इसमें दिए जाते हैं, 3 से ज़्यादा शॉक्स हम यहाँ पर नहीं देने वाले हैं। ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख रहे हैं, जो चिल्ड्रन 8 ईयर्स से कम के हैं, बिलो द एज ऑफ 8 ईयर्स, उन्हें हमें डिफिब्रिलेटर नहीं देना है। एंड पर्सन जिनका वेट 25 kg से कम है, उनमें भी हमें डिफिब्रिलेटर का यूज़ नहीं करना है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, देखो हम इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रिब्स, स्टर्नम एंड कॉलर बोन का फ्रैक्चर हो सकता है, बिकॉज एक पैडल तो हम कॉलर बोन पे ही लगा रहे हैं, जो राइट साइड वाली हमारी क्लेविकल है उस पर हम लगा रहे हैं प्रेशर। तो कॉलर बोन भी हम इसे बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, क्लेविकल भी बोलते हैं, तो इनका फ्रैक्चर हो सकता है। और लीवर एंड स्टमक रप्चर हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है 360 जूल्स का, 120 to 200 जूल्स का। तो इसकी एक कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है, रप्चर ऑफ लीवर एंड स्टमक। तो आई होप आपको CPR का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी रिसेंटली UPSC SIC के एग्जाम में, नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि व्हाट्स द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो इन एन अडल्ट, तो वो रहता है 30:2 और 30:2 एंड 15:2 रहता है इन्फेंट और चाइल्ड के अंदर। अगर रेस्क्यूअर एक रेस्क्यूअर है तो 13:2 रहेगा, अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2 रहेगा। ओके, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नर्सिंग इज ऑनेस्टी।